हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडिया ईयरबुक के सेशंस में। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इंडिया की पॉलिटी के बारे में या फिर इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं पूरे सिस्टम को चलने के लिए। खासकर ओवरऑल इंडिया की पॉलिटी जो है वो किस पर बेसिस है, किस तरीके के प्रोसीजर्स उसमें है और किस तरीके से इंडिया की पॉलिटी काम करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बता सकता क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट ही अलग हो जाएगा। आप अपने पॉलिटी की प्रिपरेशन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस पढ़ेंगे तो आप वहां पर देख सकते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो चंद इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहला जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। हम सभी बेहतर जानते हैं कि हर नागरिक को चंद मौलिक अधिकार दिए जाते हैं जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दरअसल इसी फंडामेंटल राइट के बेसिस पर एक आदमी अपनी जिंदगी में क्वालिटी ऐड करता है। तो जाहिर सी बात है कि स्टेट जो होता है यानी कि सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, उसका काम ही है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे सिटीजन्स को और वो सिटीजन्स की लाइफ में क्वालिटी प्रोवाइड करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमें चंद प्रोमिसेस दिए गए हैं कि किस तरीके से हमारे मौलिक आधारों को बचाया जाएगा, किस तरीके से हमारे मौलिक अधिकारों को जो है हमें देने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स का एक सेपरेट सेक्शन हमें दिया जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स ऑल सिटीजन्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली सम बेसिक फ्रीडम्स। चंद इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स दिए जाते हैं। दीज आर गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन फॉर्म ऑफ 6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 6 अलग अलग कैटेगरीज में हमें फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और आखिर में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन पूरे 6 ब्रॉड कैटेगरीज को जो है हम फंडामेंटल राइट्स का एक पूरा चैप्टर कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दीज आर जस्टिफाइबल इन नेचर, यानी कि इनका उल्लंघन करने पर आप कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं और उन्हें जब कभी भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप जो है रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। आर्टिकल 12 to 35 कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पूरा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर डील करता है। और आज जब आप पॉलिटी की किताब पढ़ेंगे तो आप आर्टिकल 12 to 35 इन डिटेल जो है आप वहां पर पढ़ेंगे कि कौन सा आर्टिकल कौन से फंडामेंटल राइट को इंश्योर करता है या फिर गारंटी देता है। दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशन का देखना है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल मौलिक अधिकार तो हमें दिए गए हैं, थोड़े बहुत फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, मौलिक कर्तव्य हमारे हैं। आर्टिकल 51A कंटेन्ड इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4 दरअसल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, याद रखिएगा। और सिर्फ एक ही आर्टिकल हमें दिया गया है, आर्टिकल 51A, और इसमें जो है हमें 11 अलग अलग फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, जैसा कि We shall uphold the sovereignty and unity of India, we shall respect the national anthem, national flag, ये सभी जो है इन डिटेल वहां पर दिए गए हैं। दरअसल ये इंडिविजुअली जो था ये पहले ये चैप्टर नहीं था, इसे बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंदिरा गांधी जी की सरकार जब थी और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पर इन पहले तो 10 थे, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इसे एक और इंक्लूड किया हुआ था। तो पूरे जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें दिए गए हैं। तो ये पहले नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में ऐड किए गए हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, हर स्टेट को चलने के लिए चाहिए कि उसकी सरकार सही हो और सरकार को चंद गाइडलाइंस देना बहुत जरूरी है, चंद इंस्ट्रक्शंस देना बहुत जरूरी है। तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, उन्हीं डायरेक्टिव्स को देने का काम जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का चैप्टर करता है। यानी कि वो डायरेक्टिव्स या फिर वो इंस्ट्रक्शंस जो लॉ मेकर्स को, जो एग्जीक्यूटिव को ध्यान में रखने हैं जब कभी भी वो स्कीम्स और पॉलिसीज बनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच दो नॉट जस्टिफाइबल, याद रखिएगा कि ये जस्टिफाइबल नहीं है, यानी कि इनका उल्लंघन करने पर आप सरकार के खिलाफ जो है वो कोर्ट में पिटिशन नहीं डाल सकते। हालांकि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो, वायलेट हो, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज भी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, इसका वायलेशन होने पर आप कोर्ट तक नहीं जा सकते। एंड दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो भारत को, एक देश को चलाने के लिए ये बहुत ही फंडामेंटल है, ये बहुत ही मौलिक है। तो इसके लिए चाहिए कि जो कोई भी लॉ मेकर्स हैं, जो कोई भी पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखें। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन लॉ मेकिंग।
देखिए ऐसा अगेन जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमें जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप ध्यान से पढ़ेंगे कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में रखे गए हैं, जैसा कि गांधीयन फिलोसफी, जैसा कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पर, और तीसरा जो है वो लिबरल प्रिंसिपल्स पर रखे गए। तो अलग अलग प्रिंसिपल्स के तहत अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जैसे कि गांधीयन प्रिंसिपल्स अगर आप कह लें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40 की जब हम बात करते हैं, तो आज जब आप 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं, म्युनिसिपैलिटीज और जो ग्राम पंचायत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो इसी आर्टिकल 40 के तहत दिया गया। और यही आर्टिकल 40 जो था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा था। यानी कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या होगा, आप सभी को जो है इक्वालिटी देने की कोशिश करेंगे, एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश करेंगे, सभी को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। इस तरीके के चंद प्रिंसिपल्स जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। They have been contained in part 4 from article 36 to 51 of the constitution। तो याद रखिएगा ये क्रोनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले पार्ट 3 आता है फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद पार्ट 4 आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आखिर में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं जो कि पार्ट 4A का हिस्सा है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिए इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो चलती हैं वो एक फ्रेंच स्कॉलर थे मॉन्टेस्क्यू जिनका नाम था, तो उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी दी हुई थी। यानी कि स्टेट जो है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। एक वो जो लेजिस्लेचर होते हैं जो लॉज बनाते हैं, दूसरे वो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो बनाए हुए लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, तीसरे वो जिन्हें जुडिशरी कहा जाता है जो आर्बिट्रेरी नेचर के होते हैं, जो एडजुडिकेट करने के काम में आते हैं लॉज को, या फिर कोई जब इनजस्टिस होती है तो हम जुडिशरी के पास जाते हैं। तो ये 3 अलग अलग विंग्स हैं एक स्टेट के, या फिर 3 अलग अलग ऑर्गन्स हैं स्टेट के। इन तीनों का सेपरेट होना बहुत जरूरी है, तभी एक डेमोक्रेसी चलेगा, क्योंकि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का काम करता है, और जुडिशरी जो है वो बोथ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस का काम करता है। तो इस चैप्टर में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। The Union Executive consists of the President, the Vice President, Council of Ministers with Prime Minister as the head to aid and advise the President। तो जो कि इंडिया एक रिपब्लिक है, हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो है एज अ प्रेसिडेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन थोड़ा बहुत अलग होता है, प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं होता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है। तो प्रेसिडेंट के साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर, और उनका असिस्ट करने के लिए चंद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। इन सभी को मिलाकर यूनियन एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, और वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ प्रेसिडेंट को जो है वो एड और एडवाइस करते हैं। तो जो कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही उनके हैंड वारंट और सील के साथ ही दिया जाता है, लेकिन जो डिसीजन लिया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर से लिया जाता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो लीडर और प्रेसिडेंट को डी ज्योर लीडर कहा जाता है। The president must be a citizen of India, not less than 35 years of age and qualified for election as a member of लोक सभा। ये बेसिक क्वालिफिकेशंस है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट की बात है तो सिटीजन होना ही चाहिए। 35 इयर्स जो है मिनिमम चाहिए कि वो 35 इयर्स के हों ताकि वो प्रेसिडेंट बने जाए, और लोकसभा की मेंबरशिप के लिए भी वो क्वालिफाई हुए हों। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा जो कि हमारा अपर हाउस है, हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर का हिस्सा है राज्यसभा, तो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। दरअसल राज्यसभा के स्पीकर की तरह भी वो काम करते हैं। एंड एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन द लेटर इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस। जब कभी भी प्रेसिडेंट की मौत हो जाती है या फिर वैकेंसी इमीडिएटली आ जाती है या फिर वो कोई मेडिकल लीव में है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के पोजीशन पर थोड़े दिन के लिए एक्ट करते हैं। देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो कि हम जनरल इलेक्शंस में हर 5 साल में एक बार जो है वो जनरल इलेक्शंस होते हैं। हम सभी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए जो है एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चूज करते हैं। वो जो है इनडायरेक्टली जाकर प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट को चूज करते हैं। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर एक बार अगर चूज हो तो प्रेसिडेंट जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर बाकी के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर अपने विल और विश के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते प्राइम मिनिस्टर की तरह। टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफिस फंक्शंस। इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दरअसल नेम से एक लीडर होते हैं, लेकिन असली लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ही होती है। जो कुछ भी या फिर जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर रेकमेंड करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेकमेंड करेंगे, वही जो है प्रेसिडेंट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट, जैसे कि मैंने कहा, वो लेजिस्लेचर है, जो लॉज बनाते हैं। हमने पहले एग्जीक्यूटिव के बारे में बात किया जो कि लॉज एग्जीक्यूट करते हैं। अब लॉ मेकर्स के बारे में। लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट।
तो यूनियन का लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट है, हम इसे सांसद भी कहते हैं इंडिया में। कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, 2 हाउसेस नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा। तो प्रेसिडेंट जो है यहां पर भी लेजिस्लेचर का हिस्सा है, क्योंकि जो कोई भी बिल्स ये लोकसभा और राज्यसभा पास करते हैं मिलकर, वो तभी एक्ट बनेंगे जब प्रेसिडेंट जो है अपना असेंट उसे देते हैं, प्रेसिडेंट उस पर जब सिग्नेचर करते हैं तभी जो है वो एक्ट बनते हैं। तो इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है। तो प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, और हमने ऑलरेडी देखा कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट है, तो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट का भी मिलाना बहुत जरूरी है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस दे कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट ऑफ द लेजिस्लेचर। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर और एमपीज, जो बाकी जो कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सभी ऑलरेडी एमपीज की तरह इलेक्टेड हैं। लेजिस्लेचर से ही जो है हम एग्जीक्यूटिव को चुनते हैं। तो इस तरीके से इंडिया का सिस्टम जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। प्योरली सेपरेशन तो हम फॉलो नहीं करते, हम थोड़ा बहुत इंटरडिपेंडेंट नेचर को फॉलो करते हैं। तो अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है, लोअर हाउस जो है वो लोकसभा है। Each house has to meet within 6 months of its previous sitting. A joint sitting of 2 houses can be held in certain cases. तो 6 महीने का टाइम फ्रेम जो है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जनवरी में मिलते हैं तो विद इन 6 मंथ्स उन्हें फिर से एक बार मिलना चाहिए। तो इस तरीके से 6 महीने से ज्यादा टाइम वो नहीं ले सकते। चाहिए कि वो आए, नए नए लॉस वगैरह बनाए, या फिर जो पुराने लॉस हैं उन्हें रिपील करके फिर से नए लॉस बना सके। अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस कैन बी हेल्ड, जब कभी भी डेडलॉक हो इन दोनों के बीच तो जॉइंट सिटिंग के लिए भी हमें एक प्रावधान दिया जाता है। तो भाई लेजिस्लेचर में मेंबरशिप लेने का क्वालिफिकेशन क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है। इन ऑर्डर टू बी चोजन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए सेम है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजन ऑफ इंडिया का होना बहुत जरूरी है। एंड नॉट लेस देन 30 ईयर्स इन केस ऑफ राज्यसभा, एंड नॉट लेस देन 25 ईयर्स इन केस ऑफ लोकसभा। तो राज्यसभा के एमपी की तरह सेलेक्ट होने के लिए चाहिए कि आप 30 ईयर्स हो, और लोकसभा के लेजिस्लेचर के, लोकसभा के मेंबरशिप के लिए चाहिए कि आप 25 ईयर्स एटलीस्ट क्रॉस किए हुए हो। The leader of opposition in Rajya Sabha and Lok Sabha are accorded statutory recognition. तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जाहिर सी बात है कि लीडर ऑफ पोजीशन है, लीडर ऑफ पीपल है वहां पर, लेकिन लीडर ऑफ ओपोजिशन भी होते हैं। वो सभी पार्टी के मेंबर जो हैं, जो सरकार नहीं बना पाए या फिर जो अपोजिशन में है, वो अपने एक लीडर को चुनते हैं, और इसकी इन्हें भी जो है सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाती है। स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन इन्हें भी दिया गया है। There exist parliamentary committees which are of 2 kinds, that is standing committees and ad hoc committees. तो पार्लियामेंट जो कोई भी बिल्स वगैरह लाती है, जो कोई भी लेजिस्लेचर्स करती है, तो वो सभा के आगे जाने के पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं, वो डिटेली स्क्रूटनाइज करते हैं, या फिर सभा में आने के बाद भी पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर किया जा सकता है एक डिटेल पढ़ने के लिए। चंद मेंबर्स की ग्रुप बनाई जाती है जो कि एक्सपर्टाइज होते हैं, तो वो इन डिटेल क्लॉज टू क्लॉज जो है पूरे बिल को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटीज यानी कि परमानेंट कमिटीज जो हमेशा होती हैं, दूसरे जो है वो एड हॉक कमिटीज यानी कि पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं और बाद उसके उन्हें अबॉलिश किया जाता है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो हमारे पूरे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को मेंटेन करने के लिए, ऑडिट करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी कि पूरे भारत सरकार में जहां कहीं पर भी जो कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, इनकम जो आ रहा है, उस सभी चीजों के बारे में देखने के लिए एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक ऑफिस होती है। तो ये भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सोलिसिटर जनरल्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दरअसल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बॉडी है। दरअसल ये भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उन्हें असिस्ट करने के लिए देयर विल बी अ नंबर ऑफ सोलिसिटर जनरल्स। अटॉर्नी जनरल सिर्फ एक होते हैं, सोलिसिटर जनरल्स अब सरकार जितनी चाहे उतने सोलिसिटर जनरल्स को अपॉइंट कर सकती है। In 2005, the government enacted the Disaster Management Act, which envisaged creation of a National Disaster Management Authority and a State Disaster Management Authority. जब कभी भी डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, फ्लड्स या फिर जो कोई भी अलग जैसे कि सुनामी हो, टाइफून हो, इस तरीके के जब अर्थक्वेक्स वगैरह हो, इस तरीके के जब प्रॉब्लम्स आते हैं, डिजास्टर्स आते हैं, तब ये दोनों अथॉरिटीज, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल लेवल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल में बहुत ही एक्टिवली काम करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। दरअसल ये एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से रिफॉर्म्स ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, बेटर सर्विस जो है सिटीजन्स को दे सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिपार्टमेंट डील करता है। एज वेल एज रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, जो कोई भी पब्लिक के कंप्लेंट्स हैं खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, उनके कंप्लेंट्स को लेकर जो है उसे रिड्रेस करने की कोशिश की जाती है, उनके सजेशंस भी लिए जाते हैं रिलेटिंग टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज। तो पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये डील करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में डिपार्टमेंट डील करता है।
अगला जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो हाई लेवल ब्यूरोक्रेसी को रिक्रूट करते हैं, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं, वो एजेंसी। यूपीएससी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द हायर सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज। 3 ऑल इंडिया लेवल के सर्विसेज हमें देखने को मिलते हैं, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस और तीसरा आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 3 जो है वो ऑल इंडिया लेवल के सर्विसेज हैं। बाकी जितने भी हैं वो सेंट्रल सर्विसेज के नीचे आप जो है उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। The SSC Staff Selection Commission is responsible for making recruitment to subordinate staff such as assistants, stenographers, clerical cadre के लिए जो कोई भी भारत सरकार में सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट जो कोई भी क्लरिकल कैडर के जॉब जो होते हैं वो SSC रिक्रूट करता है। द RTI Act 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिव्स अस ऑल द सिटीजन द राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय एनी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एनी अदर लॉ एक्सेट्रा। तो जो कोई भी स्टेट के डेफिनेशन में आता है, आर्टिकल 12 अगर आप पढ़ेंगे खासकर फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो वहां पर हमें डेफिनेशन दिया गया है कि स्टेट किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अलग अलग विंग्स हैं। जो कोई भी गवर्नमेंट या फिर जो कोई भी स्टेट के डेफिनेशन में आता है, आप उस इंस्टीट्यूशन से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली ये बताया गया है कि उस इंफॉर्मेशन के बारे में कंसील करना जरूरत है, जैसे कि हाई लेवल डिफेंस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो सिविलियंस को नहीं बताया जा सकता, हाई लेवल सिक्योरिटी का होता है। तो इस तरीके के इंफॉर्मेशन को छोड़कर बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन, सरकार का एक्सपेंडिचर है, इनकम है, जो कोई भी चीज जो है आप जानना चाहते हैं, थ्रू इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आप उसे जान सकते हैं। Article 343 subsection 1 of Constitution provides that हिंदी in देवनागरी स्क्रिप्ट shall be official language of the union। तो हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हालांकि नॉर्थ साइड में बहुत ही लॉबिंग, बहुत ही डिमांड चल रहा है हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज अनाउंस करने के लिए, लेकिन सदर्न जितने भी स्टेट्स हैं वो इसे अपोज हैं, क्योंकि वो खुद अपने रीजनल लैंग्वेजेस को बहुत ही चाहते हैं। तो इसीलिए हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है अलॉन्ग विद इंग्लिश। तो इन देवनागरी स्क्रिप्ट जैसे कि हम हिंदी को जानते हैं। आर्टिकल 343 सबसेक्शन 2 ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर कंटिन्यूइंग द यूज ऑफ इंग्लिश इन ऑफिशियल वर्क ऑफ द यूनियन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन को नया लिखा गया था तो 15 साल के लिए इंग्लिश के लिए भी जो है एक प्रावधान रखा गया था, लेकिन बाद में आर्टिकल 343 सबसेक्शन 3 अलाउड टू कंटिन्यू इट्स यूसेज इवन आफ्टर जनवरी 25, 1965। तो बाद में भी, इसके बाद में 15 साल के बाद में भी जो है इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू किया गया। तो एज ऑफ नाउ हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया के। The provision for setting up of inter-state council is mentioned in Article 263 of the Constitution। अब आप सभी जानते हैं कि 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का होना बहुत जरूरी है। तो चाहिए कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि पूरे स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुख्यमंत्री हो, वहां के होम मिनिस्टर्स हो, या फिर जो कोई भी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां पर आ सकें, एक अच्छा खासा डायलॉग रख सकें और अपनी डिमांड्स, अपनी बातों को सेंट्रल गवर्नमेंट को सुना सकें। तो इसीलिए इंटर स्टेट काउंसिल जो है एस्टैब्लिश की गई थी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन परसुएंस ऑफ द रिकमेंडेशन बाय सरकारिया कमीशन, याद रखिएगा कि इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही हुआ है, जो कि 1990 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन ऑर्डर टू लुक अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर और जो बाकी के स्टेट्स हैं उसके बीच के रिलेशन हेल्थी होने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। जाहिर सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर हेड हैं कंट्री के, तो इंटर स्टेट काउंसिल को भी वही हेड करेंगे। देयर आर 5 जोनल काउंसिल्स, नॉर्थ जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल वर सेट अप वाइड पार्ट 3 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 विद ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिंगिंग आउट नेशनल इंटीग्रेशन। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी से कहा जाता है, जब फजल अली कमेटी ने 1956 में जो है अपने रिकमेंडेशंस दिए थे स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, तो पूरे स्टेट्स जो है वो तभी रीऑर्गेनाइज किए गए थे। तो इसके तहत ये सभी जो है 5 जोनल काउंसिल्स रखे गए थे और बाद में भी एक एडिशनल नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल भी एस्टेब्लिश किया गया था। द यूनियन होम मिनिस्टर इज चेयरमैन ऑफ ऑल जोनल काउंसिल्स। तो अपार्ट फ्रॉम इंटर स्टेट काउंसिल देयर आर डिफरेंट जोनल काउंसिल्स के, हर जोन के अपने अपने रिकमेंडेशंस होते हैं, अपने अपने डिमांड्स होते हैं। तो वहां पर भी हमें जोनल लेवल इसे इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। तो वहां पर यूनियन मिनिस्टर जो है वो जोनल काउंसिल को हेड करते हैं। द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, थोड़ा बहुत हम ब्रीफली पूरे स्टेट्स के बारे में और यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पूरे 3 चैप्टर्स जो हैं आगे आप देखेंगे, हम इन डिटेल हर स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए एक ओवरव्यू बता देते हैं। इंडिया कंप्राइजेस ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। और रिसेंटली आर्टिकल 370 के अबॉलिश होने के बाद कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसे स्क्रैप किया गया। तो बाद इसके
एज ऑफ नाउ व्हेन वी स्पीक देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। मैं माफी चाहता हूं, पिछले स्लाइड में मैंने 9 यूनियन टेरिटरीज कहा था, लेकिन नहीं, वो सिर्फ 8 यूनियन टेरिटरीज है। इन सभी के बारे में हम इन डिटेल आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन द गवर्नर। जिस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री के डीजी और हेड होते हैं, उसी तरीके से स्टेट के डीजी और हेड गवर्नर होते हैं। और इन गवर्नर को असिस्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हूबहू जैसा सेंट्रल में हमने यूनियन और एग्जीक्यूटिव के बारे में बात किया, हूबहू उसी का रेप्लिका हमें स्टेट्स में भी देखने को मिलता है। स्टेट्स यानी कि प्रोविंशियल यूनिट्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एज हेड एड्स एंड एडवाइजर्स। गवर्नर, तो यहां पर भी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। गवर्नर जो है दरअसल उनका इलेक्शन नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हें अपॉइंट करती है, प्रेसिडेंट जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं। फॉर एवरी स्टेट देर इज अ लेजिस्लेचर विच कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, 1 हाउस और 2 हाउसेस एज द केस में भी। यहां पर भी जो है बाइकैमरलिज्म हो सकता है, यानी कि अपर हाउस, लोअर हाउस, विधानसभा, विधान परिषद रख सकते हैं। अगर नहीं तो सिर्फ विधानसभा काफी है। तो यहां पर भी गवर्नर और इन दोनों हाउसेस को मिलाकर स्टेट लेजिस्लेचर बनता है। Further, union territories are administered by the president acting to such extent as he thinks fit through an administrator appointed by him. Union territories जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में ही आते हैं, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन्हें रूल करता है। तो वहां पर भी प्रेसिडेंट जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को वहां पर अपॉइंट करते हैं, जो ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्न करते हैं उस यूनियन टेरिटरी को। लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करते हैं, क्योंकि इंडिया में देर आर 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला तो सेंट्रल लेवल, जैसे कि हमने देखा पार्लियामेंट है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वगैरह है। दूसरा जो है स्टेट लेवल पर, हमने इसे स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बारे में देखा। और तीसरा जो है वो लोकल लेवल यानी कि म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले जो है वो है म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि अर्बन लेवल में जो है हमें ये लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। टू प्रोवाइड फॉर कॉमन फ्रेमवर्क फॉर अर्बन लोकल बॉडीज, पार्लियामेंट एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 नोन एज नगरपालिका एक्ट रिलेटिंग टू म्युनिसिपैलिटीज इन 1992। तो म्युनिसिपल काउंसिल्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कोई भी बॉडी जो होती है अर्बन लेवल, टाउन लेवल में जो बॉडी होती है, वहां पर भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं। वहां पर भी आप वार्ड मेंबर्स देख सकते हैं, कॉर्पोरेटर्स देख सकते हैं। वहां पर भी म्युनिसिपल के चेयरमैन को इलेक्ट किया जाता है या फिर म्युनिसिपल के मेयर को इलेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से म्युनिसिपैलिटी लेवल यानी कि अर्बन लेवल पर भी हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है इंडिया में। तीसरा जो है वो है पंचायत यानी कि ग्राम लेवल, विलेज लेवल। अ न्यू पार्ट 9 रिलेटिंग टू द पंचायत वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड फॉर ग्राम सभा इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट द विलेज एंड अदर लेवल्स विथ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो याद रखिएगा कि दोनों अमेंडमेंट्स बहुत जरूरी हैं। आप इन डिटेल्ड इन सभी के बारे में पॉलिटी के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो लोकल लेवल में भी ग्राम सभा, ग्राम पर सरपंच को जो हम इलेक्ट वगैरह करते हैं, इन सभी के बारे में भी इन पंचायत के चैप्टर में बताया गया है। तो 3 टायर गवर्नमेंट जो है इंडिया में चलती है, एक तो सेंट्रल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल और तीसरा अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इन सभी चीजों के बारे में ऑफकोर्स हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, पंचायत हमने देखा, अर्बन बॉडीज हमने देखा, लेकिन इन सभी को जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर जाते हैं। तो इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना जो है वो हम ही करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि 18 साल के ऊपर जो कोई भी है वो एज अ वोटर रजिस्टर हो सकते हैं, जाकर अपना मतदान जो है वो दे सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। लेकिन ये इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत ही पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करती है, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950। It is a permanent independent constitutional body responsible for conduct of elections to parliament and legislatures of the state and the union territories and elections to office of president, vice president held under the constitution। तो यहां पर भी 2 आपको देखने को मिलेंगे। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल लेवल पर काम करता है, ये इलेक्शंस चलाता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, अगेन पार्लियामेंट के लिए यानी कि जो एमपीस हम इलेक्ट करते हैं, और स्टेट लेवल यानी कि जो एमएलएस जो हम चूज करते हैं उनके लिए। लेकिन जो पंचायत के लिए और म्युनिसिपैलिटीज के लिए जो इलेक्शन चलते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो चलाता है। तो दीज आर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटर वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंडियन पॉलिटी के बारे में। मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया। अगेन मैं जैसा कि कहूंगा कि आप इन डिटेल इन सभी के बारे में पॉलिटी के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।